परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन आजकल जो परिवर्तन आ रहा है उसे नाम दिया गया है न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल क्या है? कुछ रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ चीजें बदल रही हैं, घर परिवार का माहौल बदल रहा है। जब ये सब चीजें बदलती हैं तो लोग उनको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही है इस दुनिया का न्यू नॉर्मल। तो जो आजकल चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बालश्री अवार्डी एवं आईआईएस की सबसे युवा फेलो आद्या दीक्षित। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत आद्या जी। थैंक यू, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जी। तो आजकल जो चर्चा हम करना चाह रहे हैं वो है न्यू नॉर्मल पर। हुँ, हुँ। बेसिकली आप न्यू नॉर्मल से क्या समझते हैं? जो पहले एबनॉर्मल था वो अभी नॉर्मल है। अब जैसे ना कि? मॉरल्स, एथिक्स, ट्रेडिशंस या जिनको हम कहते थे कि लाइफ के कुछ बेसिक्स होते हैं। अभी ऐसा ट्रेंड मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यूथ में भी और उससे एक बड़ी की पीढ़ी भी समझाने लग गई है कि किताबी बातें अलग होती हैं, सिद्धांत अलग होते हैं और व्यवहार अलग होते हैं। तो जहाँ सिद्धांत और व्यवहार का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, वहाँ व्यवहार अनएक्सेप्टेबल और एबनॉर्मल को नॉर्मल बना देता है। देखिए, जैसे हम पहले देखते थे कि प्यार जब होता था तो उसमें सालों लगते थे। कई बार होता था कि पहली नज़र का भी प्यार होता था, लेकिन फिर भी उसको निभाने में, उसको कबूल करने में भी बरसों गुज़र जाया करते थे और उसके लिए एक अलग ही सफ़र होता था। आजकल क्या हुआ? आज मिले, कल डेट किया, परसों साथ रहे और उसके अगले दिन कह दिया, अब ये वर्क नहीं कर रहा, ब्रेकअप। और उसकी पार्टी भी कर रहे हैं। तो क्या ये रिश्तों की ये जो परिभाषाएँ बदल रही हैं, ये भी न्यू नॉर्मल में आ रही है? मुझे लगता है कि सिर्फ इसको रोमांटिक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी समझे, पर उसके अलावा भी बाकी रिश्तों में देखें, तो वो बहुत ही कैजुअल हो गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर सब कुछ चल रहा है तो ठीक है। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो मैं किसी से भी ब्रेकअप कर सकता हूँ। मतलब नाउ ब्रेकअप इज़ नॉट जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिटवीन अ गर्ल और अ बॉय। अब वो माँ-बाप से भी ब्रेकअप होता है, वो भाई-बहन में भी ब्रेकअप होता है, फैमिलीज़ के बीच में भी ब्रेकडाउन होने लगे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसका रीज़न ये नॉर्मलाइज़ेशन या एबनॉर्मलाइज़ेशन है, उसका रीज़न बस इतना है कि हम बहुत सतही हो गए हैं। हम डेप्थ में जाके ना तो फीलिंग्स को समझते हैं, ना इमोशंस को समझते हैं और ना हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हम बस अपनी इच्छाओं को थोपना चाहते हैं। बहुत सही कहा आपने और इसी चीज़ से हम देख रहे हैं कि आजकल घरों में न्यूट्रल फैमिली का कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। कहीं जॉइंट फैमिली रह भी रही है, या न्यूट्रल में भी बात करें, तो मम्मी-पापा का रूम अलग है, छोटे भाई का रूम अलग है, बड़ी बहन का रूम अलग है और वो रूम में एक-दूसरे से मिलने के लिए भी ना समय नहीं है। एक ही घर में रहते हुए वो घर जैसा तो है, पर वो घर नहीं है। तो ये भी एक न्यू नॉर्मल की डेफिनिशन हो गई है। येस ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू नॉर्मल। हम सारे बिज़ी हैं, हम लोग के पास एक-दूसरे के साथ चिट-चैट नहीं करना है, क्यों एक-दूसरे के साथ शेयर करना है? वेस्टर्न को कॉपी करने का जो इंडियन ट्रेडिशन बन रहा है या पता नहीं क्यों बनना चाह रहा है, स्पेशली जो अर्बनाइज़ यूथ है, स्पेशली जो न्यूक्लियर फैमिली जिनकी आप बात कर रहे थे। एक तो वो स्थिति है जहाँ पर मजबूरी में फैमिली न्यूक्लियर है कि उनको काम के लिए रहना ही पड़ रहा है, सच में टाइम नहीं है। हुँ। बट वहाँ भी वो कोशिश करते हैं कि एक-दूसरे को समय दें। और एक वो कल्चर है जहाँ देख रहे हैं कि अच्छा अब लोग कमा रहे हैं, लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि वो लोग एक-दूसरे को टाइम नहीं देते, तो हमें भी नहीं देना चाहिए। एक है कॉपी पेस्ट वाला कल्चर, एक है एक्चुअल वाला कल्चर। सो हाँ, पहले जहाँ कम्युनिकेशन गैप बुरा माना जाता था, अभी वो एक लिविंग स्टैंडर्ड का पार्ट बन चुका है। सो इट्स न्यू नॉर्मल। तो आपका ये कहना है कि हम जो कॉपी कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर की एक अंधाधुंध दौड़ में हम दौड़ चले थे और आज हम उसको कॉपी किए जा रहे हैं। लेकिन हम 100% कॉपी नहीं कर रहे। मतलब हम नकल के लिए भी जो अकल चाहिए वो अकल नहीं लगा रहे हैं हम। क्योंकि आपका नेचर वैसा नहीं है ना। भारत, भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता वो कितनी ही कोशिश कर ले, इतनी लंबी हमारी कॉलोनाइज़ेशन की हिस्ट्री रही है, कभी वो कल्चर छूटा ही नहीं है। तो बात इतनी सी है कि आप कितनी भी नकल करना चाहोगे, भारत की जो आत्मा है वो आपको जोड़ कर रखती है। तो फिर जैसे भी आजकल हम युवाओं में देखें या राजनीति में देखें, सब जगह चर्चा हो रही है कि हमें विश्व गुरु बनना है, हमें पुरानी सभ्यता के तरीके से वापस से रहना है, वो संस्कृति वापस लानी है। मैं सभ्यता तो नहीं कहूँगा लेकिन वो संस्कृति को वापस रहना है। लेकिन बावजूद जब हम कॉपी कर रहे हैं वो भी बिना अकल के और एक तरफ हम कहते हैं उसी संस्कृति में रहना है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स मैच कैसे हो पा रही? जो बात हुई थी सिद्धांत और व्यवहार के डिफरेंस की, मुझे लगता है हमको वहीं पर बात को पकड़ना चाहिए। एक है कि हम बहुत अच्छी-अच्छी सी बातें करते हैं। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर पैरेलल चल रहा है। पहले ये वर्ड इकोनॉमी के सेंस में यूज़ किया जाता था, पैरेलल इकोनॉमी। अभी एक पैरेलल कल्चर आपके समाज में डेवलप होता जा रहा है। विश्व गुरु बनाना है का मतलब पहली बात तो हमें ये बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि ये नहीं है कि हमें पुराने की तरह रहना है।
अब आप आज के यूथ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो शिखा रख के, चोटी बना के, धोती कुर्ता पहनकर पूरे टाइम रहेगा। उसकी मर्ज़ी है वो रहेगा, नहीं मर्ज़ी है वो नहीं रहेगा। कॉपी करना और अपनी सभ्यता और संस्कृति पर अडिग रहना, दोनों एक दूसरे के विरोधी उस अर्थ में हो जाते हैं जहाँ पर आप ये समझना स्टार्ट कर देते हो कि मेरी संस्कृति खराब है और उनकी अच्छी है। जस नाची तस कांचिया काचा एक स्लैंग जैसा समझ लीजिए कि जहाँ जिस तरह के व्यवहार की ज़रूरत है, आपको वहाँ उस तरह का व्यवहार करते बनना चाहिए। अगर मैं एक एमएनसी में जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ पर लोगों को कैसे डील करना है, मेरी क्या कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्या मेरे को कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, मुझे किस तरह से अपनी चीज़ को प्रेज़ेंटेबल बनाना है, ये आना चाहिए। अब उसके लिए ना तो मैं सिर्फ़ इतिहास पे गर्व करूँ कि रिजिडिटी के साथ दुनिया में अपने आप को लीड कर सकती हूँ, अपने आप को दैट मीन्स मेरे कल्चर, मेरी जी। सिविलाइज़ेशन और मेरे देश को। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरा भारत बहुत महान था। हुँ, था, अभी क्या है और मैं उसे आगे कैसे लीड करके ले जाऊँगी, उस बिल्कुल। पर बात करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने अभी इसी बात में बोला कि हम भाषा के ऊपर बात कर रहे थे। न्यू नॉर्मल में भी एक नई चीज़ भी आ रही है कि ये मेरा स्टेट है और इस स्टेट की ये भाषा है। हुँ, और ये कई स्टेट से आवाज़ उठ रही है कि अगर आपको यहाँ रहना है, तो हमारी भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी। हुँ। तो जब आप बात करें कि हमें जैसा देश देश होता है वैसा वैसा भेष। वैसा होता है, लेकिन जब कॉर्पोरेट में हम जाते हैं, हमें इंग्लिश बोलनी है या अगर हम किसी और लैंग्वेज में जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो अभी एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हो रहा कि वो कोई व्यक्ति अगर हमारी स्टेट में काम करने आ रहा है और वो अगर अपनी भाषा में बात कर रहा है और हम उसे समझ सकते हैं। कई बार होता है कि भाषा इशारों में भी समझी जाती है, समझ सकते हैं, तो क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं करते हुए बिल्कुल ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि नहीं आप हमारी ही भाषा में बात करें। और क्या वाक़ई ये आगे ले जाके मतलब भारत को एक अच्छे स्तर पे ले जाएगा? अच्छे स्तर पे ले जाने में तो मुझे थोड़ा-सा संदेह है। एक बहुत अच्छा-सा कोट है रूमी का कि साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज़ जस्ट अ पुअर ट्रांसलेशन। आपने खुद ने कहा कि बहुत बार भाषा बिना शब्दों के भी संप्रेषित होती है और जब हम सिविलाइजेशनल हिस्ट्री देखेंगे तो भाषा के इवॉल्व होने का कारण भी इतना सा था कि मैं अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाऊँ। अगर वो कम्युनिकेशन सिद्ध हो रहा है तो भाषा का अपना काम हो गया। अब बात आती है कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर स्टेट से उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज को लेकर मांग उठ रही है। आज का सिनेरियो नहीं है, इंडिपेंडेंस के टाइम से हो रहा है। फर्स्ट थिंग, बल्कि उस समय तो इतना ज़्यादा था कि भाषा के आधार पर राज्यों की माँग उठ रही थी, हुँ। जिसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने जान दी, बहुत सारी नुसेंस क्रिएट हुआ वहाँ पर। उस समय जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को सेटल डाउन किया गया, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस रहे, उसके कारण हम आज तक यहाँ पर खड़े हुए हैं कि इंडिया इज़ अ मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिसिटी कंट्री। भारत का संविधान भी उन सारी भाषाओं को अपने में बराबर स्थान देता है। जिस भाषा को हमें लगता है कि जहाँ संरक्षण की आवश्यकता है, जहाँ उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, वो भी किया जाता है। फ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हमारी एनईपी में लेकर आया ही गया है। अब व्यवहार की बात आती है। अगेन दीज़ ऑल आर द सैद्धांतिक बात है और जो कागज़ों में चल रही हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ के लोकल लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहाँ पर उनकी भाषा में कुछ बोलो। आप देखोगे कि पॉलिटिकल लीडर्स किसी स्टेट में जाते हैं तो भले ही वो शुरुआत का नमस्ते बोले या कुछ बोले, कुछ भी सिर्फ बोले। वहाँ की भाषा में बोलते हैं। एक दूसरे से जोड़ने का एक माध्यम है कि वो बाहर का व्यक्ति आया, उसने मेरी लैंग्वेज सीखने में रुचि दिखाई। मेरे ही कोई दोस्त हैं, अगर वो कन्नड़ है तो मैं कहूँगी अच्छा हाय बाय कैसे करेंगे उसमें? यहाँ पर बैठ जा इसको कैसे कहेंगे? सो इट्स आउट ऑफ क्यूरोसिटी। भाषा सीखना, लेकिन भाषा थोपना 2 अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। और कभी भी कोई चीज़ अगर थोपी जाती है, तो वो सिर्फ़ विध्वंसकारी ही बनती है, विनाशकारी ही बनती है, वो कभी कल्याण का, हाँ। मंगल का हेतु नहीं हो सकती, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कोई रीजनल लैंग्वेज हो। थोपने से बेहतर है समझना। तो मतलब ये जो चल रहा है इसको हम न्यू नॉर्मल माने या नहीं माने? क्योंकि एक स्टेट से आवाज़ उठी, हुँ, कभी तो कहीं एक स्टेट से, एक ज़िले से या किसी हुँ, व्यक्तियों के द्वारा आवाज़ हुँ, उठी होगी हुँ, और वो आज बढ़-बढ़ के पूरे देश पर छा रही है। हुँ, हुँ, लगभग पूरा देश इसकी चपेट में है हुँ, कि मतलब भाषाओं के नाम नहीं ले रहा है या स्टेट का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन लगभग पूरा देश इसकी चपेट में है। तो इसको अब हम एक्सेप्ट कर लें एज़ अ न्यू नॉर्मल या राइट। फिर नहीं? मतलब न्यू नॉर्मल बज़वर्ड है, अच्छा लग रहा है, पर उसकी एक लिमिट हमको डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहाँ तक चीज़ें नॉर्मल हैं। मतलब मैं कितना सहन करता जाऊँगा। ऐसा तो नहीं कि इंडिविजुअल से उठकर वो चीज़ें सोसाइटी को हार्म करने लग रही हैं, सोसाइटी से भी ऊपर जाते हैं, तो पूरे देश को नुकसान करने लगी हैं। इंडियन कल्चर में व्यक्ति को एक इकाई मानकर व्यष्टि से समष्टि की कल्पना की गई है। हुँ।
मेरे तक अगर कोई चीज़ हार्म पहुँचा रही है, चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ। मेरी फैमिली को हार्म पहुँचा रही है, मैं वो भी झेल लूँगी। पर क्या ऐसा तो नहीं कि एक्सेप्ट करते मैं इतनी सहनशील हो गई हूँ कि अब कहीं भी कुछ होता रहेगा मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा? उस न्यू नॉर्मल को आपको कहीं एक लाइन खींच के तो रोकना पड़ेगा। वो जो लाइन है वो कैसे समझें? सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि ये जो बारीक लाइन है कि ये न्यू नॉर्मल है, ये नॉर्मल है या पुराने ज़माने में देखिए परिवर्तन तो हमेशा से होता हुआ है। चेंजेज़ आगे होंगे भी और वो एक्सेप्ट भी करने और क्योंकि चेंजेस डेवलपमेंट होने भी होने चाहिए। भी चाहिए क्योंकि डेवलप होना है तो आपको चेंजेज़ एक्सेप्ट भी करने। लेकिन उनकी लिमिटेशन कैसे डिफाइन करें और उसको कैसे जानें कि ये लिमिटेशन है? क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे मुद्दे पे अपन बात करेंगे जहाँ ये बात आएगी। मुझे लगता है ये बहुत कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। मतलब मेरे लिए कुछ चीज़ हो सकती है जो यहाँ तक की लिमिट पर हो। हो सकता है आपके लिए वो लिमिट और ऊपर ही हो या हो सकता है और नीचे ही हो। मैं इंडिविजुअल को अगर पहले देखूँ तो मैं किस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, मेरे क्या एम्स हैं, एम्बिशंस हैं और मैं खुद अपने आप को कैसे देखती हूँ। मैंने अपना इमेज प्रोजेक्शन कैसा कर रखा है। तो उसके बेस पर होगा कि कोई हो सकता है मुझे गाली देकर बात कर जाए जी। और मुझे बड़ा बुरा लग जाएगा क्योंकि हुँ। मेरे घर में मैंने कभी वो चीज़ें सुनी ही नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी। और वहीं कोई एक मेरी दोस्त है जिसके घर में भी ऐसी सारी बातें होती रहती हैं। उसने देखा है कि उसके घर के बड़े उसी तरह से बात कर रहे हैं, दोस्त वैसे ही बात कर रहे हैं। उसको आप गाली दे दीजिए, उसको हो सकता है वो बुरा ना लगे। सो एक तो ये लाइन का कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन करना मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाज़ी हुँ। होगी। अभी हम उस ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेज में हैं जहाँ ये कॉपी कैट करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना वो हाल की घटनाएँ हैं, घटित हो रहा है, साइमल्टेनियसली चल रही है वो प्रोसेस। सो फर्स्ट बी काम एंड बी ऑब्जर्व। देखो कि चाह क्या रहा है समाज, ये देखने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले किस पर आती है? युवा पर डेफिनिटली मुझे ऐसा लगता है। पर युवाओं को जो ट्रेन कर रहे हैं या जो जहाँ से युवा सीख रहे हैं, वो भी एक संस्थान होते हैं, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, परिवार हो या फिर सरकार हो। हाँ, तो किसी पे पहली मूल ज़िम्मेदारी क्योंकि युवा का जो माइंड है वो सीखने वाला पहले है। उसको जो आस-पास दिखाई दे रहा है, जो उसको बढ़िया-बढ़िया लग रहा है, ये मज़ेदार है, नेताओं के पीछे भागना, उनके पीछे पावर लेना या फिर पढ़ाई अपने हिसाब से करना और ये कह देना कि शिक्षा इकट्ठा करना। बहुत सारे लोग एक नया-नया नॉर्मल ये भी हो गया है कि जितने बड़े लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो पढ़ के भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, वो लोग तो नौकरी करते हैं बाद में। हाँ। ये भी हो गया है। तो हाँ, शिक्षा वो के एक मीम रास्ता बहुत चलता है ना कि इतना पढ़ने वाला शायद नौकर है नौकर और बिना पढ़े लिखे वाला हाँ, मालिक है। और ये बहुत सारे लोगों के नाम एग्ज़ाम्पल्स लेके बात चल रही है। तो बेसिकली इसको हम डालें कि ये राजनीति की भी ज़िम्मेदारी है थी कि वो भी एथिक्स और पावर को साथ लेके चलें, जो जनरली आजकल नहीं चल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति की ज़िम्मेदारी हम और आप निर्धारित करने वाले शायद उतने नहीं होते हैं जितने वो खुद से हैं क्योंकि वो उस एक मॉरल फ्रेमवर्क में फँसे हुए लोग हैं। वो कुछ भी इमोरल कर ही नहीं पाते हैं। करते हैं तो उन्हें फटाफट से सॉरी बोलना पड़ता है। और आजकल तो कर रहे हैं और सॉरी का तो हमने सुना ही नहीं सादा उससे क्या है। सॉरी नहीं बोलना इज़ अगेन अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल। नहीं, मुझे लगता है कि देश का जो भी नेतृत्व है, चाहे वो आपके प्रदेश स्तर का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, हुँ, नेतृत्व का मतलब ही ये होता है एंशिएंट टाइम में ये कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा, हाँ, यथा प्रजा तथा राजा। हुँ। जो मेरा लीडर है, एक तो ये बात हुई कि उसका रिफ्लेक्शन मैं उसके फर्दर जैसे चलने लगूँगी। हाँ। मेरे अंदर भी वही वाली फीलिंग्स आएँगी जिस तरह से वो खुद को प्रोजेक्ट करेगा। इसका जस्ट अपोज़िट भी है। हम सब कलेक्टिवली जैसे हैं ना, हम वैसा ही लीडर चुनकर भेजते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर वो सॉरी नहीं बोल रहे हैं या उनके अंदर आपको ईगो दिखता है, उनके अंदर आपको जो भी कुछ दिखता है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा दे आर योर लीडर, यू इलेक्टेड देम, दे आर योर प्रोजेक्शन, है ना? तो आपका रिफ्लेक्शन ही है जो आपको लीड कर रहा है। आजकल अगर तो ये हो गया कि लीडर को कुछ कह दो या उनकी गलतियाँ भी बता दो तो ये होता है कि आप इस पार्टी के नहीं हो, आप इस देश के नहीं हो। ऐसा भी न न्यू नॉर्मल चल रहा है। किसी के कह देने से अगर कुछ हो जाता, तो फिर हम तो कह देते कि ग्लोबल वार्मिंग खत्म ही हो जाए। तो यही सेम चीज़ हो गई है जैसे हम राजनीति की बात कर रहे हैं। अब हम धर्म को या आस्था को भी देखें तो उसमें भी न्यू नॉर्मल कुछ अलग हो गया है। हुँ। जस्ट लाइक दैट पहले हम देखते थे कि अध्यात्म एक बहुत शांति की चीज़ होती थी, आत्मवृत्ति की चीज़ होती थी, खुद को निखारे, खुद को बढ़ाए। पर अब जो धर्म हो गया है, वो थोड़ा-सा अग्रेशन में आ गया है। और वो धर्मा फोकस धर्मा ज हाँ, रामा, धर्मा ये सब कन्वर्ट यस हो गए हैं वर्ड्स। एंड तो अभी आप देखेंगे जो पहले भगवानों की पिक्चर्स होती थी, जो फ़ोटोज़ होती थी, मूर्ति होती थी, वो बहुत काम होती थी, पीसफुल होती थी, वो देख के हमें कुछ अच्छा-सा फ़ील होता था। पर अब वो खुद ही ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया है कि उसको देख के हमें एग्रेशन आ रहा है। एक तो धर्म और अध्यात्म 2 बहुत अलग चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपको सुकून के लिए
शांति के लिए, आत्मज्ञान के लिए जाना है, तो बहुत रेयर लोग होते थे जो आध्यात्म के रास्ते को चुन पाते थे। धर्म हम सबके लिए खुला था। धर्म का मतलब अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें या प्रचलित अर्थ देखें तो वो ये होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, अ बंच ऑफ ड्यूटी, अ सेट ऑफ ड्यूटी, ये मेरा धर्म है। ठीक है, शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, सोशल वर्कर का काम है कि समाज को कैसे किस दिशा में ले जाना चाहिए वो डिसाइड करके बताएगा। तो ये तो धर्म हो गया। अब अगर आप प्रैक्टिसेस को धर्म में कहना चाहो कि एक मूर्ति है, उसकी हमें पूजा करनी है, मंदिर जाना है, पूजा करने की भी कुछ सर्टेन विधियां हैं, वो सबका अपना अपना हो सकता है और होता भी। हमारे यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त, बहुत सारे बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे पंथ हैं। भगवान का चेहरा आप कैसा देखना चाहते हो, अगेन इट्स अप टू यू। जब राजा रवि वर्मा की हम बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आम जनता के लिए भगवान के स्वरूप को खोल दिया था। एक मूवी आई थी, मुझे नहीं पता उसकी प्रामाणिकता कितनी है, बट उसमें उन्होंने एक बंदी थी जिसको वो इमेजिन करके सामने बिठाते थे अलग अलग देवियों के पोज में, और फिर उसे वो पोर्ट्रे करते थे। तो जो भाव वो उसमें देखना चाहते थे, जिस भाव की कल्पना उस व्यक्ति के मन में थी देवी देवताओं को लेकर, वो भाव हमें उस समय की पेंटिंग्स में दिखते हैं। आज आप मूर्ति को जिस तरह से देखना चाहते हो, मैंने एक कविता बहुत पहले लिखी थी कि हम जब मूर्तियां बनाते हैं, स्पेशली देवी देवताओं की या हमारे आराध्य की, तो बहुत सुंदर सी होती है। सुंदर सी मतलब एकदम गोरे होंगे, हाइट वाइट, पूरा बॉडी जेस्चर एकदम सही प्रपोर्शन में होगा, छोटी सी स्माइल होगी, बड़ी बड़ी सी आंखें होंगी। मैंने कभी खिलखिला के हंसते हुए भगवान नहीं देखे हाँ। कि राम जी हैं या कृष्ण जी हैं वो खुल के हंस रहे हैं, या मैंने कभी उन्हें दुखी नहीं देखा। जबकि जब हम चरित पढ़ते हैं, रामचरित हाँ, मानस हो या उसमें कृष्ण सारी चीजें आई। दुखी है वो, बिल्कुल। रोए हैं वो हमने बनाई नहीं। हाँ, मतलब क्यों नहीं बनाया हमने? गुस्से वाले भगवान आज से क्योंकि बैठे शायद क्यों हमें नहीं वो बनाए? हमें वो चाहिए नहीं था, हमें चाहिए तो बस एक मनमोहक जहाँ हम जाके अपना आत्मसुकून पा सकें। एग्जैक्टली। तो अभी जहाँ हम वो एग्रेशन उनमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें उसमें सौरव भी देखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उसमें वो खुशी भी देखनी चाहिए। हमें हमारे भगवानों को इतनी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो इंसानों के साथ आ पाए। जैसे जगन्नाथ हैं, वो बीमार भी होते हैं, उनकी तबीयत भी खराब होती है, वो लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनके साथ हैं। हमारे इस पूरे नॉर्थ वाले बेल्ट में डुअलिटी है, द्वैत का भाव, और अद्वैत की तरफ जाने के लिए आपको अध्यात्म में जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। जैसे आपने हम्म, बोला कि हमें भगवान के सारे स्वरूप को हम्म, एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म, ठीक है, करना चाहिए उनका जो भी, लेकिन उनके जो चरित्र है उस हम्म, उसमें, हम्म, ना कि उनके उस स्वरूप को एक्सेप्ट करते हुए उस चीज़ को खुद से पोर्ट्रे कर लें। वो खुद का रिफ्लेक्शन हमने जो आजकल हो रहा है। मैं जो एग्रेशन की बात कर रहा था वो यही हो गई है कि हम गुस्से वाले गुस्से भगवान वाले, पे है। जैसे पहले हम देखते थे कि गणेश जी निकल रहे हैं, माता का विसर्जन हो रहा है या माता आ रही हैं, तो एक झंडा लगा रहता था, इसमें बढ़िया सा रहता था और लोग उसी तरह के भजन चला रहे होते हैं। लेकिन अभी अग्रेशन के भजन चल रहे हैं, झंडे अग्रेशन के हैं, और वो जो लोग हैं, वो भी पूरा अग्रेसिव होके ही उसके अंदर डूबे हुए हैं। तो क्या ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए साथ में? मुझे लगता है एग्रेशन की जगह उसे उन्माद कहना चाहिए। धर्म का उन्माद पैदा करना, या फिर जिसको कहते हैं कि एक एक हार्मोन ऐसा डेवलप कर देना। जैसे आप कभी नोटिस कीजिएगा कि हम घर में जब पूजा कर रहे होते हैं, घर में मंदिर के सामने होते हैं, अपने आले के सामने, और जब हम बहुत जोर जोर से कहीं पे भजन बज रहे होते हैं, तब हमारे भीतर जो चेंज होता है, प्रार्थना वहां भी कर रहे हैं, प्रार्थना यहाँ भी कर रहे हैं, तो वो उन्माद है, एग्रेशन है, या जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर देव की आप आराधना में लगे हुए हो, शायद अब वो रिवर्स इफेक्ट है, जितना मैं समझ पाती हूँ। क्योंकि अभी तक ऐसे होता था कि आप अपने लिए पूजा पाठ कर रहे हो, अभी आप सबके लिए पूजा पाठ कर रहे हो, दिखाने के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हो कि मैं जैसे पहले शिव जी, मुझे लगता है कि अभी कुछ सालों में ही ट्रेंड डेवलप हुआ है कि शिव जी के उसमें जाओगे आप, पूरा माथा रंग दिया जाता है, चिलम के साथ में है। त्रिपुंड बना दिए जाते हैं। सो उससे मेरे अंदर क्या असर पड़ रहा है क्या नहीं, मैं उस पर उतना फोकस नहीं हूँ। मैं इस पर फोकस हूँ कि वो त्रिपुंड लगा के पूरा माथा चंदन में रंग के अगर मैं कहीं जा रही हूँ, तो मुझे लोग देखकर समझ जाएंगे कि आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम समबडी जो उस जगह से होकर आ रहा है। और लोगों को अब उसमें प्राउड फील करने लगे हैं और करवाने भी लगे हैं। करना बुरी बात नहीं है, जबरदस्ती करवाना बुरी बात है। अगर कोई व्यक्ति अपने माथे पे वो त्रिपुंड लगा के जा रहा है, वो चाहता है कि 4 लोग मुझे जान जाएं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं धर्म की स्थापना के लिए अपने आप को वहाँ पे उतना समय देता हूँ, और ये मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जानो।
अब मैं आपको पकड़ के तो नहीं बताऊँगी कि मैं ऐसा चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी मोटरसाइकिल पे वो झंडा लगा लेती हूँ या मैं अपनी गाड़ी के पीछे वो लोगो लगा एग्रेसिव वाला जो आप कह रहे हीरो को हैं बोल सकते हैं, अभी हाँ, भगवान तो नहीं है क्योंकि वो स्टिकर है वो स्टिकर बेसिकली, है। वो स्टिकर के ही नाम से मिलते भी हैं। सो मैं वो स्टिकर लगा लेती हूँ या मैं अपने माथे पे वो लगा लेती हूँ या मैं कोई एक रंग का वो अपने डाल लेती हूँ। सो दिस इज़ अ सिंबल कि सामने वाले को ये मैसेज आना चाहिए कि मैं क्या हूँ। मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि वो दूसरे को कुछ मनवाना या थोपना चाहने की जगह बस ये बताना चाहता है कि मैं अब ये वाली सोच रख धर्म ऐसा टॉपिक है कि इस पे आप बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं और और लेकिन अभी हम इंडिविजुअल का है। मुझे लगता है कि इस पे चर्चा उतनी डिबेट वाली मैं नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं जहाँ तक मानता हूँ ये मतलब अध्यात्म हो या धर्म हो, ये निजी एकदम। ज़्यादा है पब्लिक की वजह। मतलब इससे हम दुनिया को दिखाने की बजाय खुद को आत्मसात करें, खुद को उसमें महसूस करें, उसको समझें क्या चीज़ है, मुझे उसको लगता है पता इन दोनों चीज़ों का पर्पस है अपने आप को इवॉल्व करें, इवॉल्व करना। करें। आप कितना अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा सकते हो और वो इंटरनल वर्क है, हुँ। वो तो जैसे एक्सटर्नल कि नहीं आपने है। अभी कहा कि दिखाने वाली बात कि धर्म हाँ, हम दिखाना हाँ, चाहते हैं कि हाँ। हम इतने समर्पित हैं, वैसे ही आजकल डिजिटल दुनिया हो गई है कि हमारे अंदर कुछ भी चल रहा हो, हम लेकिन जब सोशल मीडिया पर आते हैं, तो हाँ। हम बहुत ज्ञानी होते हैं, हमें हर विषय में बहुत सारी नॉलेज होती है, वो चाहे कॉपी पेस्ट हो, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो। लेकिन वो आती है, बहुत सारी नॉलेज आती है, किसी भी विषय पे हम खुलकर लिख रहे हैं, बाहर हम मोटिवेट कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं और अंदर हम खुद ही रो रहे होते हैं, खुद ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो क्या अपनी भावनाओं को एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट ना करना भी एक न्यू नॉर्मल हो गया है? एब्सोल्युटली क्योंकि हम सब डरी हुई समाज सभ्यता में रह रहे हैं। हमें डर है कि किसी ने अगर मेरे रियल सेल्फ को देख लिया, तो या तो वो मुझे जज करेंगे या वो मुझे हार्म करेंगे। मैं किसी के सामने रो दिया तो फिर मेरी मेरी क्या इमेज रह गई? यस, दिस इज़ न्यू नॉर्मल। हम दोहरे, तिहरे, चौड़े बहुत सारे चेहरे लगा के घूमते हैं। तो इतने सारे चेहरे लगाकर हम कब तक ये नॉर्मल चला सकते हैं? वही बात वापस आ रही है कि इसकी लिमिटेशन नहीं कैसे है, डिफाइन करें? सस्टेनेबल नहीं है। एक बार वो फिर व्यक्ति ऐसा भरभरा के गिरता है, कोई एक व्यक्ति जब उसे मिल जाता है तो उसके सामने चाहता है वो कि अपने आप को पूरा खोल कर और ये रखूँ। न्यू नॉर्मल हम घर से भी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब बचपन से आप हुँ, देखें देखिए नई जो आप युवा पीढ़ी बोल रहे हैं कि देश युवाओं का है और हुँ, युवा पीढ़ी के कंधों पर ज़्यादा भार है। हुँ, हुँ। वो युवा जब बाल युवा होते हैं बाल युवा, वाओ! ओके। हाँ, तो तब से उनके ऊपर सारी चीज़ें डाल दी जाती है कि ये न्यू नॉर्मल में है, तुम्हें ये करना है। फिर वो हाँ, अपने आप फ्रेंड बच्चे को सर्कल के साथ सिखाते हो जाते कि हैं। घर पर आकर मत बताओ, वहीं निपट कर आओ। हाँ, उसने तुम्हें मार दिया, हाँ, तुम तुम पिट कर पिट के कर आओ। आ गए। जाओ यस। वापस मारने जाओ। तुम सब कुछ नहीं खा रहे हो, तो न्यू नॉर्मल नहीं है। नहीं तुम्हें बाहर का भी खाना है, इटालियन भी खाना है, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा चल रहा है और सेम हम उनको ड्रेसअप भी वैसा ही दे रहे हैं हुँ, कि जैसे ओकेजन्स आ रहे हैं वैसा ड्रेस करना है वैसा ठीक है एज़ अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो अंधाधुंध दौड़ में हम भागे जा रहे हैं और ये बहुत सारी चीज़ों में है लाइक अभी हमने देखा कि एक शादी हुई। हुँ, उस व्यक्ति वो हज़ारों करोड़ों की शादी थी और ओके। कई महीने भी चली। वो ठीक है, वो सक्षम थे, वो कर सकते थे। उनके लिए शायद वो 1% से भी बहुत कम रहा होगा उस शादी का खर्चा। वही ट्रेंड हम फ़ॉलो करते हैं, सीरियल से, मूवीज़ से या ऐसे लोगों से। और जब वो ट्रेंड फ़ॉलो करते हैं और वही चीज़ हम करना चाहते हैं, हमारे पास उतनी सक्षमता नहीं होती बावजूद हम वो करते हैं, चाहे वो कर्ज़ा लेकर हो, वो सामाजिक प्रेशर हमने क्यों बना लिया है? क्यों बना लिया है इसका जवाब तो वो लोग शायद ज़्यादा बेहतर दे पाएँ जिन्होंने बना लिया है। एज़ एन ऑब्जर्वर मतलब मैं हमेशा उसमें थर्ड पार्टी अभी तक का तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैं न्यूट्रल रही हूँ। मैं किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाई जहाँ पर सोशल प्रेशर मेरे ऊपर काम कर रहा है या मेरी फैमिली पर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ब जब हम लोग घर में डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग ऑल दीज़ फंक्शंस एंड सेरेमनीज़ हुँ। इन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो हमेशा इस सब से भागता है नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी तो उसको इतना ग्लोरीफाई कर दो कि उसको लगे यार एक दिन के लिए तो बढ़िया सेलिब्रिटी वाला फील आएगा एकदम राजा रानी जैसा सीन हुँ। होगा और वो कर दिया जाए और शायद एक आम व्यक्ति के जीवन में ये कुछ छोटे छोटे से पल ही होते हैं जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के काम आते हैं तो उनको ऐसा लगता होगा कि एक ही बार तो होना है या सब लोगों को बुला ले अपनी औकात से बाहर जाकर कोई भी काम करना चाहे वो शादी का हो हुँ, चाहे वो किसी भी तरह का हो आपको लास्ट में पे नहीं देता है हुँ।
फर्स्ट थिंग आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि मेरे लिए वो रस्म इम्पोर्टेंट है या उस रस्म का दिखावा, जो बात हम धर्म के रेफरेंस में कर रहे थे। हाँ। मेरे लिए उससे मुझे क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। संस्कारों में से एक होता है विवाह संस्कार, हाँ। और संस्कार की कुछ विधियां हैं जिनका परिपालन किया जाना चाहिए। बाकी तो जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी हैसियत, जिसकी जैसी श्रद्धा। वो अच्छी बात है, जिसकी जैसी श्रद्धा या जिसकी जैसी हैसियत। मन भी है, ठीक है, उसका मन है, लेकिन वो मन इतना नहीं होना चाहिए ना, या इतना मतलब सामाजिक प्रेशर में ज़्यादा हो रहा है खुद के मन की बजाय, कि हम उसके लिए कर्जा भी ले रहे हैं और ज़िंदगी भर चुका भी रहे हैं। और कई बार होता है कि हमने इतना खर्च किया तो दहेज भी इतना दो, हाँ, ये भी सच है। है ना? इसी चीज़ में एक चीज़ और भी आती है कि अब हम पूछते नहीं है कि तुम्हें क्या बनना है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम बताते हैं तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम अच्छी नौकरी पाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ऐसी कई सारी चीज़ें जो शुरू से डाल दी जाती हैं बच्चों के मन में। मैं स्लाइटली डिसएग्री करूँगी कि ये मेरी वाली पीढ़ी तक तो होता था कि पेरेंट्स अपनी बातें हम लोगों पे थोप देते थे कि हम ऐसा बनना चाहते थे या हम ऐसा आज के जो बच्चे हैं ना, हम चाहते हुए भी उनसे नहीं कह सकते कि तुमको ऐसा करना चाहिए या तुमको ऐसा बनना चाहिए। उनको बचपन से पता होता है उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि वो भी कुछ फिक्स है। हो सकता है आज मेरा कुछ हो, कल मेरा कुछ और मोटिव बदल जाए, एम बदल जाए। तो एक तो ये चेंज मुझे समझते बनता है कि अब पेरेंटिंग या जो एल्डरली जनरेशन है, वो बस एक गाइडेंस का काम कर सकती है, सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकती है कि तुम कर रहे हो, हम खड़े हैं। अभी वो वाला मुझे थोड़ा-सा समाज में ढीलापन दिखाई देता है कि आप फोर्स नहीं कर पाते हो किसी को किसी चीज़ के लिए, फर्स्ट थिंग। हुँ। सेकंड थिंग, वो जो प्रेशर की आप बात कर रहे थे, तो ये जो 2 अच्छे से शब्द हैं, एक तो डर और एक दबाव, प्रेशर एंड फियर। हुँ। ये तब खड़े होते हैं जब मैं इन्हें खड़े होने देना चाहती हूँ। ओके। मुझे तब कोई चीज़ डरा सकती है जब मैं उसे डरने को तैयार हूँ। मैं प्रेशर तब फ़ील करूँगी जब मेरे अंदर खुद के डिसीज़न्स को लेने की और खुद के थॉट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी। मेरे को प्रेशर तभी फ़ील होगा जब मैं उसे फ़ील करूँगी। कोई आकर सोसाइटी में अगर मैंने वैसी शादी नहीं की या मैंने घरवालों के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली, कोई एक मेरे सामने आके मुझसे नहीं बोलेगा। जिसका मुझे डर है वो होना ही नहीं है। मैं सिर्फ ये अज्यूम करके बैठा हूँ कि वो क्या सोचेंगे, उनके घर में ऐसी-ऐसी सी बातें हाँ। चलेंगी, वो वो 4 हमें लोग जो आज तक नहीं दिखे। एग्ज़ैक्टली वो कभी आपके सामने नहीं आएँगे। लेकिन वहीं पर इफ यू आर वेरी क्लियर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसके रिज़ल्ट्स को भोगने के लिए भी आप तैयार हो। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, योर विज़न, योर मिशन और आपके एक्शन। ये तीनों जब सिंक्रोनाइज़ हो जाते हैं, तो आपको ना तो प्रेशर फ़ील होता है और ना आपको कोई फ़ियर फ़ील होता है। जैसे कि आपने इसमें बात करी, एक बात आई आई थी पेरेंटिंग की भी। हुँ। दूसरी बात हम प्रेशर पर भी आएँगे आगे, लेकिन हाँ। इसमें बीच में एक पॉइंट आया था पेरेंटिंग का। हाँ। पेरेंटिंग जो है अब एक सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट रह गई है, एक ज़िम्मेदारी मात्र रह गई है, या वाक़ई वो जो पहले होता था कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को एक काबिल इंसान बनाना है, इस देश का एक बेहतर नागरिक बनाना है। हुँ। अभी हम बचपन से ही डिसाइड कर लेते हैं, और मदर-फादर भी, उनका आपस में बॉन्ड कैसा होगा वो भी एक न्यू नॉर्मल वाली चीज़ है। लेकिन वो एज़ अ पेरेंट्स साथ दे रहे होते हैं बच्चे का, और पहले से ही डिसाइडेड होता है कि तुम्हें फ़ॉरेन जाना है, बाहर पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, Again, अब it's अच्छे because नागरिक of the बनाने वाली pressure. बातें नहीं होगी। Again, it's because of the pressure and it become again a status symbol कि मेरी बेटी फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है, मेरा बेटा उस देश से होकर आया है। अगर आपका लोकली पढ़ रहा है तो फिर तो एवरेज होगा ना पढ़ाई में। तो हाँ। ये वो सोशल प्रेशर के रिजल्ट्स हैं। और शायद इसी के चलते आज हमारे सरकारी स्कूल भी बहुत कम हो गए हैं, बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं वो। इंग्लिश मीडियम वाले फिर भी चल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल। सवाल ये भी है कि वो जैसे चल रहे हैं, क्या वैसे ही चलने भी चाहिए? मुझे एक चीज़ लगती है, क्वालिटी और क्वांटिटी। सरकारी स्कूलों की संख्या कितनी ज़्यादा है, वो मैटर करता है, या जितने सरकारी स्कूल हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। मुझे लगता है दोनों ही मैटर करता है। आपकी प्लेट में बहुत अच्छा एक क्वालिटी फूड है, हुँ। लेकिन क्वांटिटी नहीं है उसमें पर्याप्त, हुँ। तो क्या आपका पेट भरेगा? या मान लीजिए उसमें क्वालिटी नहीं है और वो ओवर क्वांटिटी है, एग्ज़ैक्टली। तो दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है, वो भी तो ज़रूरी है ना? बिल्कुल बैलेंस ज़रूरी है और उसी बैलेंस को बनाने के लिए बार-बार ये पॉलिसी रिफॉर्म्स किए भी जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी, सोसाइटी लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। हम जब बच्चे का कहीं एडमिशन कराना होता है, सिर्फ प्राइमरी वाले नहीं, कॉलेज वाले भी, तो हम उस समय
हो सकता है भाई कुछ घरों में ये देखा जाता हो कि वो स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी हो। बाकी अगर सच में बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो ये देखेगा कि कौन से कोर्सेज़ किस यूनिवर्सिटी से ऑफ़र हो रहे हैं। किस सब्जेक्ट के सेट ऑफ सिलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग है। किस जगह का सिलेबस और फैकल्टी की क्या रैंकिंग और रेटिंग है। उस बेसिस पे वो ठीक वहाँ है, पर अभी हो हम रहा जब है। एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक न्यू नॉर्मल हम थोड़ा-सा ग्रांड आते हैं पर्सन पर्सन से हटके हुए कि एक नया न्यू नॉर्मल आ गया है कि स्कूल्स हर साल अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं। हुँ, हर साल या 2 साल में ड्रेस चेंजेस कर रहे हैं, फीस इम्प्लीमेंट हो रही है और बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब वो स्कूल कम एक शॉपिंग मॉल ज़्यादा हो गई कि सारी हुँ, चीज़ें आपको खरीदनी है और हुँ। पढ़ाई के लिए आप ट्यूशन लगा लो। हाँ, तो क्या ये भी न्यू नॉर्मल में जा रहा है? नॉर्मल तो बन गया है ये। अब उस नॉर्मल को आप सही कहोगे या गलत कहोगे, इस पर डिबेट की जा सकती है, बट येस इट्स अ न्यू नॉर्मल। इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? न्यू नॉर्मल जो चेंज हो रहा है, मैं वही बात कर रहा हूँ हुँ, बार-बार, हर बार कि ये जो न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, वो ज़िम्मेदारी ऑफ कोर्स आम पर्सन की भी है, आम लोगों की भी है। पर क्या ये ज़िम्मेदारी ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो चाहे प्रशासन में हो, चाहे शासन में हो या फिर प्रबुद्ध और भी जो बुद्धिजीवी हैं, क्या उनकी भी ज़िम्मेदारी है? अम, रेप के लिए, मर्डर के लिए और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए जिनको हम हीनियस मानते थे, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे पैरामीटर्स शासन ने, प्रशासन ने, कानून ने, सबने बना के दिए। समाज ने भी बना के दिए कि ये एथिकल नहीं है, ये मॉरल नहीं है, दूसरे की चोरी करना एंड ऑल। दोनों जगह चीज़ें हैं, नियम भी है, मॉरल्स भी है। करना है कि नहीं करना, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, ये तो बात इंडिविजुअल पर ही आकर रुक जाती है। नियम है, हाँ, पर उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता ओके, या नहीं करवाया जाता है। ठीक है। उसके रीज़न्स बहुत सारे हाँ, हो हाँ, सकते हैं, हाँ, कई बार हाँ, मजबूरी है, कई हाँ, बार हाँ। मर्ज़ी है या दबाव है, हुँ। नहीं हो। कभी-कभी लैक ऑफ हाँ, रिसोर्सेज़ और भी है, अब बहुत अगर सारी नियम रीज़न्स हैं। है, तो उससे शायद बहुत सारा बचाव भी है। अगर ये नियम नहीं होते, डेफ़िनेटली। तो आपने जिन चीज़ों की बात करी, हुँ, वो चाहे रेप हो, चाहे मर्डर हो, उनकी हुँ। संख्या आज 10 गुना हो चुकी होती। बिल्कुल हो चुकी और होती है। जो हो रही है, हुँ, उनको अगर रोकना है, तो इस नियम को और सख्त करना है। उस बिल्कुल, प्रोसेस को और तेज़ करना है। पहली ठीक है, चीज़ ये आती है। ठीक है। दूसरी आती है मोरल। हाँ। हम मोरल वैल्यूज़ को कैसे मानते हैं? आज लड़की छेड़ना हुँ, या ये बोलते हैं टीज़िंग हुँ। करना, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती। कर दिया तो क्या न्यू हो गया? कोई नॉर्मल, बात नहीं। न्यू नॉर्मल। है ना? आज मैं कपड़ों पे नहीं जाऊँगा लेकिन कुछ भी आप पहन के जा रहे हो, न्यू नॉर्मल है। कपड़े अगर क्या पहनने इंडिविजुअल की लिबर्टी पर बात आ जाती हाँ, है कि तुमको दिक्कत है तो तुम अपनी आँखें बंद कर लो। आँखें बंद कर लूँ। मैं हालाँकि वो लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, कि आजकल वो भी तो कई तरह हाँ, के कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो हम हाँ, लड़कियों की ही बात कर रहे हैं, जेंडर हाँ, स्पेशल नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मोरली होनी चाहिए। हमें पता है जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें इस तरह के कपड़े पहनने हैं। हुँ, ठीक है, चलता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए पब्लिक प्लेस पर इस तरह के कपड़े चल रहे हैं और जब हम इंडिविजुअल पार्टी में जाते हैं तो वहाँ ये कपड़े चल सकते हैं। हम पार्टी के कपड़े मंदिर में पहन के जाएँ और मंदिर के कपड़े बीच पर पहन के जाएँ, ऐसा तो बट पॉसिबल नहीं। आजकल यही तो नॉर्मल है। मतलब क्या आप बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हुँ, शुड बी और शुड नॉट बी। जी। अभी न्यू नॉर्मल में ये चीज़ है कि अगर मैं पार्टी के कपड़े मंदिर पे पहन के जा रही हूँ तो तुमको क्या दिक्कत है? हुँ, वो जो रिबेलिएट वाले अप्रोच समाज लेकर चल रहा है ना, जिसको अब एक्सेप्टेंस मिलने लगी है, वो और जो आपने स्कूल की बात की थी कि अब स्कूल शिक्षा के मंदिर से ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं वो। चाहे आप किसी मार्केट की बात कर लीजिए, तो ये जो सारी कलेक्टिव चेंजेज़ हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ारीकरण। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी मीडिया। आई एम वेरी सॉरी टू से सोशल मीडिया ने मीडिया की रेंज को जितना ब्रॉड किया है और फ़िल्ट्रेशन जितना कम होता जा रहा है, उसका हर व्यक्ति से आप उतनी समझदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन-सा ऐड उसको स्किप कर देना है, कौन-सा ऐड उसको देखते रहना है। हर व्यक्ति से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो एल्गोरिदम को समझ रहा होगा, उसको ये पता होगा कि हुँ, मेरे को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है या क्या मुझे दिखाया जा रहा है। हुँ, आप हर व्यक्ति से ये भी नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो मॉल गया है, तो वो जो किंडल जॉय और वो पर्क और मंच जैसी चॉकलेट वहाँ पे बाहर रखी रहती हैं, उसको ये समझ में आए कि ये सिर्फ़ मुझे अट्रैक्ट करने के लिए रखी हैं, वो नहीं समझी। हाँ। तो ये जो फ़िल्टर बार हमारे बीच से हट गया है, वो आपको हर चीज़ को देखने की एक बाज़ार की दृष्टि देता है। अब आप धर्म को भी बाज़ार की दृष्टि से देख रहे हो, मैं बड़ी वाली डलिया का प्रसाद लेके जा रहा हूँ कि मैं छोटी-सी डलिया को हाँ। लेके जा रहा हूँ या मैं प्रसाद ही नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड की किताबें आ रही हैं, हर चीज़ को जब आप सिर्फ़ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगोगे, तो उसकी एसेंस को तो आप खत्म ही कर दोगे ना। एंड दिस इज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग। आपने जैसे अभी बात की कि सोशल मीडिया और मीडिया की हम बात करें,
मीडिया की भी बात करते हैं, उसमें भी न्यू नॉर्मल आ गया है ब्रेकिंग। ओके, विदाउट ऑथेंटिसिटी, विदाउट एनी चेंजेस करे, हमें सिर्फ न्यूज़ परोसनी है। वो कितनी सही है, कितनी गलत है, कोई उसका सेंस नहीं है। और ये चीज़ें हम आज से नहीं देख रहे, कई सालों से देख रहे हैं। नोट में चिप, अभी हमने पाकिस्तान भी जीत लिया था और इसके बीच में बहुत सारी खबरें रही हैं, इंडिविजुअल बहुत सारी खबरें हैं। कहीं कोई केस होता है, कोई इंसिडेंट होता है, हम तुरंत उसमें कौन विक्टिम है, कौन सनसनी। सनसनी हाँ। तुरंत बना देते हैं और उसमें हम जज भी बन जाते हैं कि इसने ऐसा-ऐसा किया होगा, ये हुआ होगा और ये है। पुलिस की छानबीन अलग है, जज अलग है, तो क्या मीडिया ने सारे रूल्स अपना लिए हैं? नहीं, और इसके ऊपर कोई कंट्रोल क्यों नहीं है? ये भी एक न्यू नॉर्मल क्यों चेंज होता जा रहा है? मेरे को लगता है मीडिया हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया है बस। स्मार्ट इन अ सेंस कि उसको अब ये पता है कि मुझे ट्रिगर क्या करना है। पहले जो न्यूज़ आती थी वो आपके दिमाग के लिए आती थी। अभी जो न्यूज़ आती है वो आपके दिल के लिए आती है। अभी वो आपको घटना नहीं बताते हैं, अभी वो आपके इमोशंस को जगाते हैं। वो चाहे गलत हो या सही, ये ज़िम्मेदारी मीडिया की नहीं है। नहीं है, होनी चाहिए पर नहीं है। रूल्स में मुझे है। हाँ, रूल्स में है, रेगुलेशंस में है और मैं कह रही हूँ कि रूल्स रेगुलेशन से अलग एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है क्योंकि मीडिया एक वो चीज है जो दूसरे देशों में भी आपकी इमेज क्रिएट कर रही है, आपके देश के अंदर तो कर ही रही है। पता नहीं किसकी लाइन है, किसी की बहुत फेमस सी लाइन है वो कि बेकार से होते देश में सबसे पहले खबरें बदचलन हो जाती हैं या ऐसा ऐसा कुछ है। आई डिड नॉट रिकॉर्ड द एग्जैक्ट सेंटेंस, पर होनी चाहिए, नहीं है। तो अब क्या सॉल्यूशन पर अगर मैं बात करूं तो ब्लेम करने से सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। भाई उसको पैसा मिल रहा है, उसके चैनल का बेनिफिट हो रहा है, उसकी टीआरपी बढ़ रही है, लोग उसको देख रहे हैं तो वो तो वही करेगा। बिकॉज़ वो वहाँ चैरिटी करने के लिए नहीं गया है। वो वहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, पर वो नहीं ले रहा। सो बेसिकली हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं और हर बात में एक चीज़ निकल के आ रही है कि हर चीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन बने हैं, उसके लिए एक मोरल वैल्यूज़ भी हैं। वो चाहे हम पिक्चरों में भी देखें, पहले की फ़िल्में जो आती थी और आज की जो फ़िल्में चेंज हुई हैं, वो सिर्फ़ इसलिए चेंज हुई है कि दर्शक चेंज हुआ है। अगर दर्शक को वो देखना नहीं पसंद इकाई करेंगे। तो व्यक्ति है ना, हाँ, उसको ये समझना अगर मुझे कोई न्यूज़ ऐसी दिखाई जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के साथ एक बहुत अप्रिय घटना घटी थी। हम सबको उस घटना ने हिला के रख दिया था और हम सब एक साथ देश के साथ खड़े हुए थे। सच बात है। पुलवामा। जी, हाँ, सच बात है, ठीक पुलवामा भी था, वो प्लेन क्रैश भी था और अभी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं हाँ। हमारे लिए हिली स्टेट्स में वो सब है। खबरें हैं, हम सबको आहत भी कर रही हैं। पर हम अपने इमोशंस के साथ क्या मीडिया को खेलने देंगे? ये पहला क्वेश्चन है। आपने खुद ने कहा कि अभी हमने पाकिस्तान को जीत लिया था। वो पाकिस्तान को जीतने क्यों चले गए थे? वो न्यूज़ रूम, वॉर रूम क्यों कहलाने लग गया है? ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो न्यूज़ एजेंसी खुद से नहीं पूछेगी। भैया बहुत सिंपल है, उसको पैसा मिल रहा है। ये सवाल आपको खुद से नहीं, पूछने लेकिन हैं। हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो सरकार बनाई है हुँ। या जो अथॉरिटीज़, हम गवर्नमेंट को भी नहीं ब्लेम कर रहे, उसके लिए जो अथॉरिटी होगी, उन्होंने उस पे कितनी रोक लगाई? मैं बात ये नहीं कर रहा कि उनको ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मतलब अगर हम ये पॉडकास्ट की बात करेंगे तो शायद पूरा दिन कम पड़ेगा। निश्चित रूप से। तो हम इसको वाइंड अप करना जा रहे हैं आगे, लेकिन बेसिक ये है कि जब हमारे पास रूल्स हैं, हमारे पास मोरल वैल्यूज़ हैं। मतलब सोसाइटी ठीक काम कर रही है और आपका लीगल सिस्टम ठीक काम कर रहा है। दोनों जगह सेट चल रहा यार है। वो दोनों मर्ज क्यों नहीं हो पा रहे? मतलब वो दोनों उतने एप्लीकेबल, उतने प्रभावी रूप से इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल अपने आप को हाथ हथियार डालकर खड़ा हुआ है। उसको लग रहा है कि प्रशासन कर देगा, उसको लग रहा है सोसाइटी कर देगी, उसको लग रहा है भगत सिंह पैदा होगा पड़ोस वाले के घर में होगा, मेरे घर में नहीं होगा। इसलिए सारी कहानी गड़बड़ है। भ्रष्टाचार जब तक मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगी, है ना? मेरे घर में अगर क्राइम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार भी नॉर्मल है ना, इतना तो चलता है। यस, और अगर कोई काम बिना किसी को लिए दिए हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो अच्छा, देर ही एक पड़ेगा। नॉर्मल और भी हो गया है, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ कि आज अगर कोई डिपार्टमेंट में या कोई व्यक्ति सड़क पर चलते हुए कोई अच्छा काम कर देता है, किसी डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति एक ईमानदार होता है, हम उसको फूल हार माला पहनाते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम न्यू नॉर्मल से अलग हो। तो एक व्यक्ति की ईमानदारी पर उसको वो बधाइयाँ मिलनी चाहिए या जो बेईमान है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात मैं भी हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी ने मतलब ये वैसी सी बात है ना कि टीचर है। एक तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि हम टीचिंग के जॉब को बहुत अंडररेटेड मानते हैं। बट स्टिल अगर एक एग्जांपल में लें कि टीचर है, वो पढ़ाने के ही लिए स्कूल में है। अब वो क्लास लेने चला जाए तो आप उसे अप्रिशिएट करो। हाँ, प्रॉब्लम तो तब है ना जब वो क्लास लेने नहीं जा पा रहा है। वो तो नॉर्मल है। हाँ, वो नॉर्मल है और ये न्यू नॉर्मल नॉर्मल नहीं है।
ये हमारी सभ्यता के पतन को इंगित कर रहा है। आप मानो या आप ना मानो, आप हर चीज चलता है वाले एटीट्यूड में हंसी मजाक में उड़ाते रहोगे तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा। और ये विश्व गुरु बनाना, ग्लोरीफाई करना बहुत उन्नत सभ्यता से आते हैं, ये भाषणों में सदियों से आता रहा है और सदियों तक आता रहेगा। इट्स टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि है तो मैं करूंगा ना भाई, चेंज आएगा तो मुझसे आजकल एक आएगा। चीज़ और भी है, मतलब लास्ट बस आपसे इसके बाद फिर मैं जानूँगा कि आप क्या है, कि आज अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है, हाँ। तो उसको अरे बड़ा नेता बन रहा है या ये हो रहा है, तो क्यों उसके ऊपर आक्षेप लगा? आप तो आवाज़ उठा नहीं रहे, कोई कोशिश भी कर रहा है आवाज़ उठाने की, तो आप उसको दबा क्यों रहे हो या उसके ऊपर ताने क्यों मार रहे हो? बस ये आंसर, क्योंकि मैं नहीं उठा रही ना। अगर सी मैं चाहती हूँ कि वो चेंज हो, ये मेरी दिली इच्छा है। मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरा नुकसान होगा। अब अगर आप करने जा रहे हो तो आपका तो फायदा हो जाएगा ना, आप तो हीरो बन जाओगे ना। बनना तो मैं चाह रही थी ना। मतलब हाँ, अपने दुःख से उतने दुखी नहीं है जितने दूसरे दूसरे की खुशी से हम खुशी से दुखी है। हैं। और दूसरा एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप उसके साथ नहीं खड़े हो सकते हो किसी भी सिचुएशन में, तो हम लोगों ने एक टेंडेंसी बना ली है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन बोलेगा, छूट जाएगा, थोड़े दिन में सब नॉर्मल हो जाता है। वो जो एक बहुत गहरी बात होती थी कि समय हर घाव को भर देता है, हमने उसे उतनी उथली सी बात बना दिया है कि कुछ भी अच्छा या बुरा हो जाए, टाइम टाइम की बात है, कुछ दिन का है, वो बैठ जाएगा, फिर सब सही हो जाएगा। चलो, आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं न्यू नॉर्मल को लेके और उसके इतर भी हमने इधर-उधर बातें करी हैं। तो चलते-चलते बस यही कि आप जो ऑडियंस हो उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे संदर्भ के ऊपर? आपका नॉर्मल क्या है और आपका एबनॉर्मल क्या है, ये खुद से पूछ कर देखना। नॉर्मल के नाम पर किस हद तक चीजों को सहन कर सकते हो, ये खुद से पूछ कर देखना। कब आपको अपने लिए खड़े होना है, ये खुद से पूछ कर देखना। सोसाइटी, चार लोग, घर, परिवार कब तक आपको रेगुलेट करते रहेंगे और आप कब तक बाजार के हिसाब से चलते रहोगे, ये खुद से पूछ कर देखना। एबनॉर्मल होने की, विक्षिप्त हो जाने की अवस्था कब आती है, ये खुद से पूछ कर देखना। कितनी चीजों का सेक्रीफाइस किया जा सकता है जस्ट फॉर द सेक कि चलता है, ये खुद से पूछ कर देखना। मी, यू या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपको बता नहीं सकता। हम लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। लाइफ तो आपकी है ना। चेंज अगर आएगा, अनकंफर्ट अगर हो तो खुद सही करो। ब्लेम करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना एक कॉमन मैन अप्रोच है। सॉल्यूशन को ढूंढना और उसके लिए आगे बढ़ना, दैट मेक्स यू यू। तो खुद क्या हो उसकी खोज में निकलो। ये तो सदियों से भारत में चल ही रहा है। बहुत बेहतरीन बात और ये बात और भी सुंदर हो जाएगी अगर हर व्यक्ति इसको फ़ॉलो करने लगे तो। बात इतनी सी ही है कि खूब अच्छी-अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं, मीडिया में है, मानिए मान नहीं रहे। और कोई मतलब नहीं है उन्हें रिपीट करते रहने का। बात अब करने पर आ गई है। करने पर आ गई। तो जानते तो हम सब कुछ हैं, बस मान नहीं रहे हैं और मान भी रहे हैं तो कर नहीं रहे हैं। तो जानो, चीज़ों को मानो, समझो और करो। ये देश हमारा है, इस देश के लोग हमारे हैं और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें जिनको हम टाल देते हैं न्यू नॉर्मल में कहकर, हर चीज़ न्यू नॉर्मल नहीं होती। कुछ चीज़ें असामान्य भी हैं, उनको सामान्य बनाने के लिए पहले चीज़ों को समझो, उनको बदलो और अगर कोई बेहतर कुछ कर रहा है तो उसका साथ दो और साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसके खिलाफ नहीं। कॉन्फिडेंट होना सीखो। द बेसिक इज आपको जो सही लग रहा है वो सही है, जो नहीं लग रहा है वो नहीं है। अपनी बात रखना सीखो। हाँ, नियम हमारे देश के बने हुए हैं और नियमों को फॉलो करना आपकी ज़िम्मेदारी है। बाद में क्या होता है, शासन प्रशासन की हम बात इसलिए नहीं कर सकते ज़्यादा क्योंकि वो लोग भी हम में से ही निकले हुए हैं, वो हाँ। कहीं अलग से नहीं आए, आपका लीडरशिप आपका रिफ्लेक्शन है। आपका रिफ्लेक्शन है। तो आज इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई है और बहुत-बहुत धन्यवाद आद्या कि आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद है हम दोबारा भी ऐसी कुछ बातचीत और करेंगे। और तब तक शायद कुछ और नॉर्मल हो जाए। कोशिश है, उम्मीद है और उम्मीद तो हमेशा रहेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कायम है। चलिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।